अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन। सबसे पहले आपको बताएं कि डहरकी के करीब खौफनाक ट्रेन हादसा। मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतरकर मुखालिफ ट्रैक पर जा गिरीं। 2 मिनट के बाद ही आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 52 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए, जबकि 100 से जायद जख्मी हैं। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। खुशियों और उम्मीदों का सफर आहों और सिसकियों पर तमाम हुआ। मुसाफिरों की जिंदगी का रास्ता मौत से जा मिला। डहरकी के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों के दरमियान दिल दहलाने वाले हादसे में कीमती जानों का नुकसान और 100 से जायद मुसाफिर। रेती रेलवे स्टेशन के करीब कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 8 बोगियां ट्रैक से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। इसी दौरान रावलपिंडी से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस का इंजन और 2 बोगियां मुतासरा बोगियों से जा टकराई। हादसा इस कदर शिद्दत का था कि ट्रेनों के मुताद्दिद डब्बे मलबे का ढेर बन गए। हादसे के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर थे। दर्जनों अफराद बोगियों में फंसे मदद के लिए चिल्लाते रहे। मुतादिद अजला से रेस्क्यू टीमें, पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवानों ने मौके पर पहुंचकर हैवी मशीनरी भी पहुंचाई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गईं। कई जख्मियों को बोगियां काट कर निकाला गया। जख्मियों को सिविल अस्पताल घोटकी, डहरकी और पनुआकिल के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में भी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अलमनाक हादसे से पहले कोई कहकहों और मुस्कुराहटों से सरशार था, तो कोई सफर की थकन से नींद की वादियों में खोया हुआ था। लेकिन इस हादसे ने सारे रंगों को अबदी नींद सुला दिया। डहरकी में अलमनाक ट्रेन हादसे के 20 घंटे गुजर जाने के बावजूद मुल्क भर से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला बहाल अब तक ना हो सका। रोडी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया। ज़िला इंतजामिया और रेलवे हुकाम की जानिब से सहूलियात की अदम फरहमी के सबब मुसाफिर परेशान हाल हैं। मजीद बात करेंगे, सखर स्टेशन पर हमारे साथ मौजूद हैं करीम बख्श शेख। करीम, ज़रा बताइएगा यहाँ कैसी सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, डहरकी में जो आज जो ना सानिया हुआ है, जो 2 ट्रेनों में तसादम होने से जो ना तकरीबन 50 से तक पहुंच गए हैं जो जहांबाग की। इसी वजह से जो 100 से ज़ायद जो ज़ख्मी है जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है और पाक फ़ौज के जो जवान हैं अभी तक जो ना इमदादी कार्रवाई की जा रही है। और रोडी स्टेशन पर खड़े हैं, यहाँ पर जो ना 2 ट्रेनें खड़ी हुई हैं, जो फरीद एक्सप्रेस है, शाह हुसैन एक्सप्रेस यहाँ खड़ी है। उन दोनों में जो न पानी है न बिजली है। वहाँ पर मुसाफिर अब तक जो इंतज़ार में है कि कब बहाल होगी, कब हम अपनी मंजिल तक जाएंगे, मगर यहाँ रेलवे इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही है, ना उनको पानी दी जा रही है। दीगर जो ना सहूलियत यहाँ नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ बिजली नहीं है। और जो टिकट रिटर्न करने के लिए जो ना मुसाफिर अभी तक यहाँ पर मौजूद है, मगर इनको ज़िला इंतज़ामिया यहाँ तक अब तक उनसे रब्ता नहीं किया हो, क्योंकि टिकट उनके हाथों में है और बाहर तक जो अपने बच्चों और ख़वातीन को लेकर यहाँ बैठे इंतज़ार है कब बहाल होगी, कब अपनी मंजिल तक रवाना होंगे। जी, घोटकी में मौत का रक्स। ट्रेन हादसे में बारात के साथ हैदराबाद से खानपुर आने वाला हंसता मुस्कुराता रक्स करता सोनू कुरैशी भी मौत की नींद सो गया। हादसे से कुछ देर कबल मौसूल होने वाले फुटेज में सोनू कुरैशी को अपने दोस्तों के हमरा हल्ला गुल्ला करते और ढोलकी बजाकर गाना गाते हुए देखा जा सकता है। सोनू कुरैशी की मैयत घर पहुंचने पर कोहराम मच गया और इलाके की फिजा सोगवार हो गई। भाई दे घर पुलिस वाले जाते कहना किन्ने जाने, कहना 5 दवाया खड़काने, कहना भाई गल करनी किन्ने जाने जे 5, कहना आपस ही कर लो। डहरकी ट्रेन हादसे में 7 अफराद का ताल्लुक लोधरा से है, जिनमें एक ही खानदान के 4 अफराद बेटे मोहम्मद असलम, मोहम्मद अली शब्बीर, वालदा रूबीना माई और कज़न शामिल हैं, जबकि एयरफोर्स मुलाजिम 20 साला शहरोज अरशद समीउल्लाह और एक 7 साला बच्ची मुक़द्दस भी जहाँबाग अफराद में शामिल है। मैयतें आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दी गई हैं। माँ, 2 बेटे और कज़न की मैयतें मोज़ा डानोरा बस्ती मूसेवाला पहुँचने पर कोहराम मच गया।
हुकूमत ने डारगी ट्रेन हादसे का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को ठहरा दिया। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति का कहना था कि इदारों के अंदर और बाहर बड़ा माफिया है जिसे ख़त्म करना होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, बेशर्म देखे इन जैसा कोई नहीं देखा। बोहतान तराशी से गुरेज किया जाए वरना जवाब भी मिलेगा। दुख होता है कि रेलवे के अंदर और रेलवे के बाहर एक बहुत बड़ा माफिया है। आज से नहीं 30 साल से जो है इस रेलवे को निचोड़ के उन्होंने खा लिया है। करप्ट, नालायक, नाअहल, बेहया एक करप्ट ग्रोह इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। हादसा तो हमारे दौर में भी होते थे, हादसा हो जाते हैं, बाद का ह्यूमन एरर होता है, लेकिन अगर मैकेनिकल एरर है तो मान तो लो ना कि मैकेनिकल एरर है, यहाँ पे कमी रह गई है, उसको छुपाने की कोशिश नहीं करते। हादसा क्यों होता है यहाँ पे? इसलिए कि आप मेंटेनेंस नहीं करते कि आइंदा गुरेज करें बोहतान तराशी करने से, वरना बहुत टिका के आपको जवाब मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे संगीन लापरवाही का मुर्तकिब ठहरा, जिसके बाद एक और हादसा रोनुमा हो गया। 3 माह कबल सखर में ट्रेन हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि सखर से मुल्तान रेलवे ट्रैक खस्ता हाल हो चुका है, जबकि GTV ने भी हुकाम को जगाने के लिए मार्च में ही रेलवे ट्रैक की तबाहाली से आगाह कर दिया था, लेकिन किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई। डहरकी के करीब ट्रेन हादसे ने महकमा रेलवे पर सवालात उठा दिए। 3 माह कबल सामने आने वाली रिपोर्ट की रोशनी में इक़दामात क्यों नहीं किए गए? रेलवे ट्रैक को बेहतर क्यों नहीं किया जा सका? महकमा रेलवे ने हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट को क्यों नजरअंदाज किया? GTV ने घोटकी रेलवे ट्रैक की तबाहाली की निशानदेही 13 मार्च को ही कर दी थी। महकमे की गफलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सखर से पन्नू आकिल के दरमियान ट्रैक पर जगह जगह नट बोल्ट गायब थे और रेलवे इंतजामिया ने छोटी छोटी लकड़ियां लगाकर काम चलाया, मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में डाल दी थी। सखर में 3 महीने पहले कराची एक्सप्रेस के हादसे की तहकीकात में भी संगीन इंकशाफात सामने आए थे, जिसमें बताया गया था कि 400 से ज्यादा किलोमीटर ट्रैक कमजोर हो चुका है, जबकि सखर से मुल्तान रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तारी खतरनाक करार दी गई थी। हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट भेजे जाने के बावजूद महकमा रेलवे संगीन गफलत का मुर्तकिब हुआ और रिपोर्ट पर किसी किस्म का नोटिस तक नहीं लिया गया, न ही DS सखर को तब्दील किया गया। अगर सखर हादसे की रिपोर्ट पर अमल दरामद किया जाता तो शायद मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस के हादसे से बचा जा सकता था। रेलवे हादसात का खून नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथों पर है। सियासी भर्तियों के जरिए सरकारी इदारों को तबाह किया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। कहा, साबिक अदवार में रेलवे का बजट कम किया गया। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, सालों की नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से आज हमें इन हादसों का सामना करना पड़ रहा है। हमें याद है इत्तफाक वालों ने रेलवे के ट्रैक खरीद लिए, उस वक्त ये रेफरेंस जो है वो सामने आए और उस वक्त राइटली सो ये ट्रैक्स जो हैं वो चलाए गए। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस रेलवे को चलाया, नतीजे में आज हमें हादसों का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसी हुक्मरानी की बुनियाद रखी जिसकी बुनियाद करप्शन, सीना जोरी और चोरी के ऊपर थी। 2/3 बजट जो इनहेंस किया गया उसके नतीजे में लोकोमोटिव लिए गए, जिसके ऊपर हमारे साबिक वजीर साद रफीक साहब अभी भी नैब का रेफरेंस फेस कर रहे हैं। एक ऐसे हुक्मरान नाफिज रहे जिन्हें ना अपनी परवाह थी ना कौम की परवाह। आज अगर लाहौर में 300 अरब रुपया ऑरेंज ट्रेन लाइन के ऊपर खर्च ना किया गया होता, वो पैसा पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक के ऊपर खर्च किया गया होता, तो आज हमें इस सूरत हाल का सामना ना होता। अगर इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में रेलवे जैसे इदारे को, पाकिस्तान के दीगर इदारों को अपनी जात के इर्द गिर्द ना घुमाया होता, तो आज हमें इस चीज का सामना ना करना पड़ता। ट्रेन हादसा इंतहाई संजीदा इशू है। इमरान खान पहले कहा करते थे कि ट्रेन हादसे पर वजीर मुस्ताफी हो जाए। वजीर आजम ने पहले भी अपने वादे पूरे नहीं किए, ये अब भी नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्रेनों के तमाम हादसात की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, ट्रेन हादसे पर हुकूमत से सवाल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन माजी की हुकूमतों ने क्या किया, हमें ऐसे वाक़यात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। घोटकी में एक इतना बड़ा वाकया हुआ है और हम आज
का सेशन उसी टॉपिक के हवाले कर दें। जनाब मिनिस्टर साहब खड़ा हो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। भी सारे हादसे हुए हैं इस गवर्नमेंट के दौरान, इतने सारे हादसे हुए हैं, उनका एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन हो, हमें बताया जाए कि हो क्या रहा है, क्यों हमारे गरीब अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता जब वो एक ट्रेन के सफर पे जाते हैं। एक अफसोसनाक सानिया हुआ और इसके बाद जो गुफ्तगू सुन रहे हैं, सियासत ज्यादा हो रही है लेकिन इसके ऊपर बात नहीं हो रही कि एक के बाद एक हादसा इस मुल्क में होता रहा। हुकूमत से सवाल होना चाहिए और जरूर सवाल होना चाहिए। कराची के अंदर कल जो वाकयात हुए उसके हवाले से सवाल किए गए। मैं सोच रहा था कि आप ये मौसूफ उठेंगे, उसका भी जवाब देंगे। हुकूमत से सवाल करे तो हमारी तरह आप में भी थोड़ा सा दम इतना होना चाहिए कि आप भी जवाब दें। मैं बात कर रहा हूँ संजीदा मौज़ूआत पे। अपने चमचों को, अपने गुलामों को इशारा करके गालम गलौज क्या ये आउट चलेगा? पाकिस्तान में अलमनाक और जानलेवा ट्रेन हादसात में अब तक सैकड़ों अफराद जिंदगियां हार चुके हैं। रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। साल 2019 पाकिस्तान रेलवे की तारीख का बदतरीन साल साबित हुआ। ट्रेन हादसात की मुकम्मल तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे की तारीख कई बड़े हादसा से भरी पड़ी है, जिनमें अब तक सैकड़ों अफराद जाँ बहक और रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। 1953 में झम्पीर के करीब ट्रेन हादसा 200 अफराद की जान ले गया। 1954 में झंगशाही के करीब ट्रेन हादसे में 60 कीमती जानों का नुकसान हुआ। 22 अक्टूबर 1969 को लियाकतपुर में 80 अफराद ट्रेन हादसे का शिकार हुए। 4 जनवरी 1990 को पन्नू आकिल के करीब बदतरीन ट्रेन हादसा हुआ और 307 अफराद मौत की वादी में चले गए। 13 जुलाई 2005 को घोटकी के करीब 3 ट्रेनें टकरा जाने से 120 अफराद जाँ बहक हुए। जुलाई 2013 को खानपुर में रक्षा मुसाफिर ट्रेन की जद में आने से 14 अफराद जिंदगियां हार गए। 2 जुलाई 2015 को गुजरावाला में ट्रेन की बोगियां नहर में गिरने से 19 अफराद जान से गए। 17 नवंबर 2015 को बलोचिस्तान में ट्रेन हादसा 20 अफराद की जान ले गया। 3 नवंबर 2016 को लांडी में 2 ट्रेनें टकरा जाने से 21 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। 31 अक्टूबर 2019 को रहीम यार खान में तेज गाम खौफनाक आतिशज़दी का शिकार हुई और 74 अफराद लुक़्मा अजल बने। 11 जुलाई 2019 को अकबर एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें 20 अफराद जाँ बहक हुए। फरवरी 2020 में रोहड़ी के मुकाम पर पाकिस्तान एक्सप्रेस और कोच के तसादुम में 22 अफराद जान से गए। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। लोड शेडिंग की बात होगी। के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ कराची में जौहर मोड़ पर एहतजाज किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने 12 जून को के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया और कहा कि MQM और पीपल्स पार्टी शहर में लिसानियत की सियासत करना चाहती हैं। के इलेक्ट्रिक को भी इन दोनों जमातों ने शहरियों पर मुसल्लत किया है। इस बारे में देखिए अली रजा की रिपोर्ट। के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ कराची के शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जौहर मोड़ पर एहतजाज किया और नारे लगाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक ने इजारादारी कायम कर रखी है। वफाक और सूबाई हुकूमत के इलेक्ट्रिक को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हमने IPP से बात कर ली है और बिजली की कीमत आधी होने वाली है। पता चला कि बिजली की कीमत आधी नहीं हुई, बिजली की कीमत डबल हो गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करके तहकीकात करने का मुतालबा किया कि जिसके असल मालिकान के बारे में अवाम को, कौम को और हुकूमत को भी नहीं बताया जाता, तो उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, कौम के सामने भी लाना चाहिए। कराची के शहरियों का कहना है कि कई घंटे बिजली नहीं होती, बिल भारी भरकम आते हैं। ये हरेसमेंट पैदा कर रहे हैं और आप जो मीटर नॉन पेड है उसको काटे, आप पूरी प्रोजेक्ट को क्यों काट रहे हैं? 2 पंखे चलते हैं, मेरा घर चेक करके देखे, किराए का घर है, मैं गरीब आदमी, किराए वाला लोग, और मेरे बिल इतना, मैं कहाँ से भरूं?
भाई जान मैं कहाँ से भरूं, जैसे कि रोटी अपने घर से लेके आता हूँ। हुकूमत के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी के साथ गैस भी फराहम कर रही है, जिसकी वजह से कराची के बहुत से इलाके गैस की लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। लाहौर पुलिस के दिल में गरीबों के लिए रहम ना आया। बुजुर्ग को घर छोड़ने की नेकी 12 साल के गरीब बच्चे के गले पड़ गई। चोरी के इल्जाम में थानेदार का बच्चे और मां पर तशद्दुद। बच्चे को 3 दिन थाने में रखने के बाद FIR काट दी। अफसोसनाक वाक़या क्या है और ये कैसे पेश आया, ये सब जानिए मद्दे मुकाबिल में। सवाल ये जो बच्चे को मारा गया है, पीटा गया है आपने, मतलब है वो आगे 2 चपेट मुझे लगा दें, किसी को लगा दें, हम मान जाएंगे। थाने में किसकी जरूरत ना मानने की। आज लगाए ना जरा उमर शेख वाला काम करें ना, साजिद कियानी साहब, इसी अल्ताफ लशारी को बुलाएं। बच्चों ने बुजुर्ग की मदद की थी, उनको घर छोड़ के आए थे जनाब। उसके 4 दिन बाद बाबा जी ने कहा कि इसने 1.25 लाख रुपया मेरे जेब में से निकाल लिया। और फिर अल्ताफ साहब जो है, अल्ताफ लशारी साहब, वो पुलिस लेके गए, घर में घुसे हैं, उन्होंने बच्चे को भी मारा है, बच्चे की माँ को भी मारा है, जो सारा के सारा सुन रहे थे। आज लगाए ना जरा हथकड़ी, ये बुलाएं, बच्चे को भी बुलाएं, उसकी माँ को भी बुलाएं, उनके महल्ले वालों को बुलाएं, और ये अल्ताफ लशारी साहब को हथकड़ी ला के इनका फोटो आना चाहिए सबके सामने कि क्या पिक्चर। 4 दिन बाद उनको ख्याल आता है कि आपको 1.25 लाख रुपये होगी। खबर आपको दें, सिंध असेंबली का ऐवान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को बहरिया टाउन वाक़े पर करारदाद पेश करने की इजाज़त ना दी तो अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। कुछ देर नारेबाजी के बाद अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। इस दौरान हुकूमत ने पुलिस रिफॉर्म्स का बिल मंजूर कर लिया। सिंध असम्बली का इजलास, स्पीकर का बहरिया टाउन वाक़े पर तहरीक इंसाफ को करारदाद पेश करने की इजाज़त नहीं दी। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और शदीद नारेबाजी की। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। वजीर पार्लिमानी उमूर मुकेश कुमार चावला ने अपोजिशन से अपील की कि ऐवान को चलने दिया जाए, ताहम अपोजिशन ने एक ना सुनी और नारेबाजी करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। इस दौरान सरकारी और अपोजिशन बेंचों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज भी सुनाई दी। हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के वॉकआउट का भरपूर फायदा उठाते हुए पुलिस ऑर्डर एक्ट 2019 बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक दौरान ड्यूटी इंतकाल करने वालों और ऑपरेशन के दौरान जख्मी और शहीद होने वाले एहलकारों को माली मुआवनत समेत खानदान के किसी एक फर्द को मुलाजमत भी दी जाएगी, जबकि 11 ग्रेड के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान भी पास करना जरूरी नहीं होगा। बहरिया टाउन में हंगामा राई करना महंगा पड़ गया। गडाब टाउन थाने में 7 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 120 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा है कि अगर फौरी तौर पर मुकदमात वापस लिए जाएं, गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा ना किया गया तो असेंबली के बाहर एहतजाज और धरना देंगे। हैदराबाद तरक्की पसंद हाउस कासिमाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कराची बहरिया टाउन में लोहे के स्ट्रक्चर में हाई प्रोफाइल केमिकल से आग लगाई गई थी। हम जदोजहद करेंगे, जैसे कल हमने ऐलान किया है 9 तारीख सारी सिंध में इस रेजनी के खिलाफ मुजाहरे किए जाएं। जो बहरिया के सामने आग का खून खिला गया, मुजाहरे किए जाएं। सनान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है, इसे फिल्फो रिहा किया जाए। जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उन पे ATC के केस बना के ये इंतकामी कार्रवाइयां बंद की जाए। कराची के इदारे बढ़ गए, बल्दियाती निज़ाम बदल गया, शहर का बुनियादी स्ट्रक्चर तबाह हो गया। शहरी सिंध की नुमाइंदगी के दावेदार धड़े एक नहीं हुए। MQM के धड़े हों या PSP, कुछ सिंध और कुछ विफाकी हुकूमत के लिए हमदर्दी जताते रहे। बहरिया टाउन पर सिंध की कौम परस्त जमातों के एहतजाज ने सबको हम आवाज कर दिया। हम बहरिया टाउन पर, कराची पर, शहरी सिंध पर हमारी मईशत, माशरत, शहरियत, सकाफत, बूदोबाश और शनाख्त पर और पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत और आइन पर होने वाले इस हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करेंगे मज़ार कायद पर इंशाअल्लाह। क्या एक्शन लिया है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से? रेंजर से भी मैं ये सवाल करूंगा कि उन्होंने इतनी देर क्यों की? उनको फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। क्या ये सारा जोर शहर के अंदर बसने वालों के ऊपर चलता है? उनको फौरी एक्शन लेना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कि सिंध के कौम परस्त लोगों का क्या क्लेम है कि कितनी ज़मीनों पर वहाँ कब्ज़ा किया गया, लेकिन जो भी ज़मीनें अलाट की गई वो तो सिंध गवर्नमेंट ने अलाट की थी।
اگر احتجاج کرنا تھا تو سندھ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرتے. یہ ظلم کی بات ہے. آپ اتنے بڑے بڑے سیاستدان ہو, پیپلز پارٹی سے اس کا آپ کا اختلاف ہے, اتنا ظلم کر رہی ہے پیپلز پارٹی کراچی پہ, آپ ایک جملہ نہیں بولتے اس کے لیے. کراچی کے امن پر ایک بار پھر لسانی سیاست کے بادل منڈانے لگے ہیں. بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف قوم پرست جماعتوں کا احتجاج پرتشدد ہوا تو شہری سندھ کی نمائندگی کی دعوے دار جماعتوں نے کھل کر بحریہ ٹاؤن کی حمایت کی. بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہنگامہ آرائی پر بحریہ ٹاؤن کے بلڈرز اور ڈیلرز پھٹ پڑے. ریئل اسٹیٹ مالکان نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ بحریہ ٹاؤن معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے, ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے. بحریہ ٹاؤن کراچی کے بلڈرز اور ریئل اسٹیٹ مالکان نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شرپسند عناصر کی وجہ سے بحریہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا. ریئل اسٹیٹ مالکان کا کہنا تھا کہ مسلح افراد بحریہ ٹاؤن کے اندر دندناتے ہوئے واپس آئے اور وہاں رہائش پذیر فیملیاں ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. کل یہ جو ایک احتجاج کے نام پہ بلوا ہوا ہے, یہ جو ایک دہشت گردی ہوئی ہے, اس کو کسی بھی صورت میں احتجاج کا نام ہی نہیں دیا جا سکتا. یہ تو احتجاج کی آڑ میں یہ ساری چیزیں پلان تھیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے ادارے ہیں, جو باسیتے ادارہ فیل ہوا ہے یا وہ باسیتے آفیسر وہ فیل ہوا ہے, ان سب کے اوپر ایک رپورٹ بنائی جائے. اس میں عدالت جو ہے وہ اپنا ایک کمیشن قائم کرے. دہشت گردی کرنے والا یا غلط کام کرنے والا کوئی بھی شخص ہو, اس کا کسی مذہب سے کسی چیز سے تعلق نہیں ہے. سندھی ایک غیرت مند قوم ہے اور میں خود بھی سندھی ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی غیرت مند سندھی یہ کام نہیں کر سکتا. یہاں پر جو رہ رہے ہیں لوگ, یہ بحریہ ٹاؤن بھی سندھ میں ہے, یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی سندھی ہیں, اور جو یہاں پہ کام کرنے والے بھی سندھی ہیں. ہمارا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے, ہم کوئی لاسانی فسادات میں نہیں پڑھنا چاہتے, نہ ہم لوگ ہیں. وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا, جس میں چاروں وزراء اعلیٰ نے شرکت کی. قومی اقتصادی کونسل نے مالی سال 2021 اور 22 کے لیے 2102 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور کیا. آئندہ مالی سال میں وفاق کا 900 ارب, صوبوں کا 1202 ارب کا شیئر ہوگا. آئندہ مالی سال کے لیے شرح نمو 4.8% مقرر کر دی گئی ہے. وفاق سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے. ترقیاتی منصوبوں میں سندھ کو سب سے کم فنڈز اور منصوبے دیے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شکوہ کر دیا اور کہا کہ سندھ حکومت سے مشاورت کے بغیر وفاق منصوبوں کا اعلان کر دیتا ہے. وزیر اعظم مان گئے ہیں کہ صوبوں کی مشاورت سے اسکیم ہونی چاہیے. سندھ میں 90 اور پنجاب میں 94 ارب روپے کی اسکیم ہے. صوبوں کی مشاورت سے اسکیم کو شامل کیا جائے. پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے, جہاں ماحولیات سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ضروری ہے. ایسے میں پاکستان اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جہاں درخت لگانے سمیت ماحول دوست اقدامات کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے ہیڈ کوارٹر میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق تقریب ہوئی. ملک کے چاروں صوبوں سے اسکاؤٹس کو اچھی کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا گیا. مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل فرزانہ شاہ کا کہنا تھا کہ نوجوان لڑکیوں کا اسکاؤٹس کا حصہ بننا خوش آئند ہے. اسکاؤٹس قیام پاکستان سے اب تک خدمات انجام دے رہے ہیں. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اس کلچر سے بھی آگے جا رہے ہیں اور اس ترقی میں جا رہے ہیں جہاں بھی ہماری لڑکیاں اب جینڈر بیسڈ اسکاؤٹس میں آ گئی ہیں. تقریب میں 4 اسٹیشنز بنائے گئے تھے, جن میں اسکاؤٹس کی مختلف سرگرمیوں کا حوالہ دیا گیا تھا. چیف کمشنر اسکاؤٹ سرفراز قمر کا کہنا تھا کہ ملک بھر کی جامعات میں اسکاؤٹس لیڈر ہیں اور جامعات کے ساتھ MOU سائن کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوان ماحول بہتر کرنے کے لیے اسکاؤٹس کا حصہ بن سکیں. تقریب میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ماحول دوست سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے اسکاؤٹس اپنا کردار ادا کریں گے. خبر آگے میں پاکستانی کوہ پیماؤں نے چوٹی پر 65 فٹ لمبا قومی پرچم لہرا کر تاریخ رقم کر دی. 58,900 فٹ بلند خسرگانگ ضلع شگر میں واقع ہے اور ٹیم ممبر صبح 5 بجے کیمپ 2 سے روانہ ہوئے تھے. 9 رکنی ٹیم کے 3 ممبر بفانی شگاف سے واپس لوٹے تھے. مہم جوئی کا آغاز عالمی یوم ماحولیات کے دن کیا گیا تھا. مہم جوئی کا مقصد پہاڑوں کے قدرتی ماحول کو محفوظ بنانے کا پیغام دینا تھا.